औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त यूसीसी जो है हिंदुस्तान का सबसे बर्निंग इशू बना हुआ है और इसमें मतलब दोनों तरफ से हमको अपोनेंट्स के जो आर्गुमेंट्स है वो अपनी तरफ से अलग अलग आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। यानी ये काफी हीटेड डिबेट है ये इंडिया में, और ये ऐसा नहीं कि मतलब पहली मर्तबा ये इशू आ रहा है। यानी 1930 में जब पहली मर्तबा नेहरू रिपोर्ट पेश हुई थी मोतीलाल नेहरू की, तो उस वक्त पहली मर्तबा ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। उस वक्त से ये डिबेट जो है चल रही है। ये डिबेट जो है हिंदुस्तान में तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, यानी लॉ, रिलीजन एंड कल्चर। ये तीनों को मिक्स करके इंडियन पॉलिटिक्स जो बनती है या इंडियन सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, आज वो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। असल में इंडिया में कोई भी इशू जो होता है, चाहे वो सोशल इशू हो या पॉलिटिकल इशू है, वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं होता है, बल्कि वो बहुत ही जटिल और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू होता है। उसी तरह यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है। इसको बाइनरी में या बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड वे में हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसकी पूरी जो हिस्ट्री है, इसका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो समझना, इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स है वो समझना, इसके पीछे क्या आर्गुमेंट्स है और इंडियन सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई, उसके अंदर कैसे रिफॉर्म हुए, उसके अंदर रिलीजन को लेकर, कल्चर को लेकर और लॉ को लेकर कैसे इवोल्यूशन हुआ और अब वो किस पोजीशन में है, ये चीजें समझना जरूरी है। सो इंशाल्लाह आज हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी इसमें हमारा लीगल एंगल हम कम रखेंगे, बल्कि उसका सोशियो पॉलिटिकल जो एंगल है वो ज्यादा रखेंगे। कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड समझने से पहले थोड़ा सा इंडियन लॉ को, तो कैटेगरी को समझना जरूरी है। इंडियन लॉ जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक क्रिमिनल लॉ, एक सिविल लॉ। यानी जैसे हम देखते हैं कि इस्लामिक लॉ को हम तीन पार्ट में उसको नॉर्मली डिवाइड करते हैं, यानी हुदूद, किसास और ताजीर। इसी तरह जो इंडियन लॉ है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल लॉ किसको कहते हैं? क्रिमिनल लॉ उसको कहते हैं कि ऐसे अफेयर्स जो होते तो किसी पर्सन के अगेंस्ट, लेकिन ये माना जाता है कि वो अगेंस्ट द स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्डर किया, सो मर्डर तो उसने एक इंडिविजुअल का किया, लेकिन ये माना जाएगा कि ये जो ऑफेंस है ये अगेंस्ट द स्टेट है ये ऑफेंस, तो इसको कहा जाता है कि पर्सन वर्सेस स्टेट। इसी तरह सिविल जो रहेंगे पर्सन या पर्सन, ठीक है, या पर्सन या इंस्टीट्यूट भी इसको कहा जा सकता है। फैमिली लॉ जो है वो इसी का पार्ट है। अब सिविल कोड मैटर्स जो है या वो चार तरह के होते हैं, फैमिली, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स। फैमिली को हम कवर करेंगे, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट को तो आप समझ सकते हैं, सिंपल है। टॉर्ट से मुराद ये रहता है कि डिफेमेशन का केस है या निग्लिजेंस का केस है। फॉर एग्जाम्पल निग्लिजेंस का केस ऐसे रहेगा कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है 7 साल से कम उम्र का, तो उससे कोई गलती से कोई क्राइम हो गया। फॉर एग्जाम्पल उसने अपने 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ऊपर से कोई चीज फेंक दी, नीचे से एक शख्स जा रहा है, उसका सर फूट गया, तो अब 7 साल के कम बच्चा है तो उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चलाया जा सकता, लेकिन ये केस उसके पेरेंट्स पे चलाया जाएगा और ये निग्लिजेंस का केस इसको कहा जाएगा, इसको टोर्ट्स कहा जाता है। अब ये सिविल कोड में जो फैमिली मैटर्स है, सो ये फैमिली मैटर्स के अंदर 5-6 चीजें आती है, जैसा मैरिज, सेपरेशन अगर हो गया लेकिन डिवोर्स नहीं हुई, या डिवोर्स है, फिर उसके बाद अगर डिवोर्स हो गई तो मेंटेनेंस, अगर बच्चे हैं तो गार्जियनशिप, और इसी तरह अगर बच्चे नहीं है तो अडॉप्शन, और उसके बाद अगर बच्चे है प्रॉपर्टी है तो उसका सक्सेशन और इनहेरिटेंस कैसा रहेगा। ये 5-6 मोटी मोटी चीजें आती है, और ये पूरा जो झगड़ा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो इसी पार्ट के ऊपर है। यानी इंडियन जो कोड है, जो लॉ हम जिसको कहेंगे, तो उसमें सिविल के अंदर भी एक पर्टिकुलर जो फैमिली रिलेटेड मैटर्स है, तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लाना है, और इस पर सारी बहस जारी है। अब इसमें ये कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कॉमन लॉ फॉर ऑल द रिलीजन्स, यानी जितनी कम्युनिटीज हैं तो उनके जो फैमिली मैटर्स है, उन फैमिली मैटर्स के लिए सबके लिए कॉमन लॉ होना। यानी क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए एक जैसा है, प्रॉपर्टी के मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट के मैटर भी सब जैसे है, सिर्फ फैमिली लॉज में जो है तो सबको पर्सनल लॉ दिया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। असल में आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर में आता है, यानी 40 से 56 तक गालिबन वो पूरी सीक्वेंस है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की है, तो उसमें ये बात कही गई है कि स्टेट शॉल इंडिवर टू सिक्योर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री ऑफ इंडिया, कि स्टेट की ये जिम्मेदारी रहेगी, रियासत की जिम्मेदारी रहेगी कि हिंदुस्तान के जितने सिटीजन्स हैं उनके लिए वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बनाए। अब ये बात समझना चाहिए कि यूसीसी जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसका मतलब ये है कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, बट ये गाइडिंग प्रिंसिपल है गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट को
फॉलो करना है। तो यहाँ तक हमने मोटा मोटी क्या है और उसमें क्या डिबेट्स क्या है वो तो हम आगे समझेंगे, वो क्या है और किन मैटर्स में वो लगाया जाता है, इसको समझने की कोशिश की। अब हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में जो लीगल प्रोसेस है उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ। सो इंडियन जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला कहा जाता है एंशिएंट इंडिया। ठीक है, एंशिएंट इंडिया नॉर्मली कंसिडर किया जाता है, यानी बहुत पीछे से ले अगर हड़प्पू मोहनजोदारो वहां से लेकर तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद तक, या ये कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत के कायम होने तक का जो पीरियड है, ठीक है, उससे पहले का जो पीरियड है उसको एंशिएंट इंडिया कहा जाता है। तो एंशिएंट इंडिया के अंदर जो कानून चलते थे मोस्टली वो वेद और स्मृति, स्मृति में भी मनुस्मृति या यज्ञ वाली स्मृति जो थी, ये 2 स्मृति से ज्यादा कानून लेते थे। मतलब कई स्मृति थी, ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुस्मृति थी, लेकिन ये 2 मोस्टली जो है ये रेफर होती थी। तो ये पूरा मुसलमानों के आने से पहले ये कानून चलता था। उसके बाद मिडीवल पीरियड कहा जाता है कि मुसलमानों के आमद से लेके तो ब्रिटिश इंडिया तक, ठीक है, इसको मिडाइवल पीरियड इंडिया का कहा जाता है। तो मुसलमानों ने अपने पीरियड में ये किया था कि जो हिंदूज है या जो दूसरी कम्युनिटीज है, दूसरे रिलीजन है, उस वक्त हिंदू तो कोई था नहीं, ये तो मतलब अभी 100-200 साल में ये फिनोमेना डेवलप हुआ कि ये हिंदू कम्युनिटी है। उससे पहले तो अलग अलग कास्ट और कम्युनिटीज यहाँ पर पाई जाती थी। बुद्धिज्म का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पाया जाता था। तो उनके जो भी पर्सनल मैटर्स थे तो उनके रिलीजन्स के अकॉर्डिंग जो उनको सॉर्ट आउट किया जाता था। यानी मुसलमानों ने कभी भी किसी के रिलीजन के अंदर इंटरफेयर उन्होंने नहीं किया। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो ये कहा जाता है, मतलब बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म करते कि जो इनह्यूमन एक्टिविटीज उस जमाने जैसे सती की प्रथा थी, तो मुसलमानों को चाहिए था कि वो उसको खत्म करे, लेकिन मुसलमानों ने अपने जमाने में उसको भी खत्म नहीं किया। तो इस तरह के कई ऑब्जेक्शन भी है, लेकिन मुसलमानों का अपना स्टैंड ये था कि हम किसी के रिलीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। मुस्लिम दौरे हुकूमत में, यानी दिल्ली सल्तनत में तो कोई कोडिफाइड लॉ था नहीं, तो मोस्टली जो भी काजी थे उनकी अपनी जो शरिया की अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से वो मुसलमानों के फैसले कर देते थे। बहुत आखिर में, यानी ये कह सकते हैं कि मुगल एरा के आते आते, यानी फतवा आलमगिरी जो कंसोलिडेट किया गया या कोडिफाइड किया गया, तो वो औरंगजेब के जमाने में कोडिफाइड हुआ। लेकिन उसके बाद मुस्लिम हुकूमत तकरीबन 30-40 साल में वो खत्म ही हो गई। तो ये दूसरा पीरियड था मिडिवल इंडिया। तीसरा जो पार्ट है जहां से कि ये पूरी बहस अपने पीक को पहुंचती है, वो है ब्रिटिश एरा। तो ब्रिटिश के भी पीरियड को हम 2 इसमें डिवाइड कर सकते हैं। इनिशियली जो है ब्रिटिश ने किसी के रिलीजन के अंदर, किसी के पर्सनल मैटर्स के अंदर उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। यानी जैसा उनका के लूट का काम चल रहा था वो उस पर ही फोकस किए हुए थे, बाकी किसी और चीज में उनको कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, तो उन्होंने कोई इंटरफेरेंस उसके बाद नहीं की। लेकिन हम देखते हैं कि वारन हेस्टिंग जो ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे, जो पहले जिनको कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में जो गवर्नर जनरल थे, तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल को कहना ज्यादा सही रहेगा। सो उन्होंने पहली मर्तबा जब ब्रिटिशर्स के पास सिविल राइट्स जब उन्होंने खरीदे, बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के कई इलाकों के, तो उस वक्त फिर यहाँ पहली मर्तबा जुडिशियल सिस्टम जो है वो सिविल अफेयर्स के लिए बनाया गया। यानी 1772 से लेके 1721 तक का जो उनका पीरियड था, तो इसमें पहली मर्तबा सिविल में बहुत सारे रिफॉर्म्स उन्होंने किए। क्रिमिनल लॉ जो थे वो प्योरली इंग्लिश लॉ के हिसाब से किए जाते थे। यानी आप देखेंगे कि इससे पहले जो इंसानी समाज जो थोड़ा ट्राइबल सिस्टम था या बार्बरिक सिस्टम था, वहां पे बहुत सख्त सजाएं दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक या मॉडर्न समाज की तरफ दुनिया बढ़ती गई, तो उसमें सजाएं थोड़ी नरम होना शुरू हो गई थी। और चूंकि वेस्ट में रिवॉल्यूशन आया था और वहां पर ह्यूमन लाइफ, लिबर्टी, पर्थ की आजादी, ये तमाम चीजें डिस्कशंस में थी, तो इंग्लिश फिर ब्रिटिशर्स ने ये फील किया कि जो वहां पर जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो रिफॉर्म्स वहां पर हो रहे हैं, वो रिफॉर्म्स इंडिया में भी किए जाने चाहिए। तो 1772 से लेकर 1781 का अहम पीरियड है जिसमें वारन हेस्टिंग्स ने यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए। तो उन्होंने ये किया कि क्रिमिनल लॉ पूरे इंग्लिश लॉ के हिसाब से कर दिए। सिविल लॉ में ये किया कि हिंदुओं के जो फैसले होंगे वो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग कर दिए, मुसलमानों के जो थे वो शरीयत के मुताबिक, और बाकी जो बच गए थे इन दोनों के अलावा तो उनके फैसले इंग्लिश लॉ के हिसाब से किए। हालांकि मतलब हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनके कंसिडरेशन है रिलीजियस, तो इंग्लिश लॉ जो डिजाइन किया गया तो वो लोगों के जो लोकल कल्चर्स थे उसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। फिर उसके बाद ये रिफॉर्म्स कंटिन्यू हो गए। यानी हम देखते हैं कि 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक आए, जो ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के तो वो हो गए, ये ब्रिटिश इंडिया के थे। तो विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय, एक्चुअली राजा राम मोहन राय का हिंदुस्तान की तारीख के अंदर और मॉडर्न
इंडिया पर बहुत ज्यादा उनका इम्पैक्ट है। यानी हिंदू सोसाइटी में जो रिफॉर्म्स शुरू हुए थे, हम देखते हैं कि बहुत, यानी 18वीं सदी में उन्होंने रिफॉर्म्स शुरू कर दिए थे हिंदुस्तानी समाज के अंदर। और उन्होंने क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का, उस वक्त जितने मज़ाहिब थे उनका गहरा उनका मुताला था। तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक बहुत क्लोज फ्रेंड थे। और यानी राजा राम मोहन राय जो रिफॉर्म्स चाहते थे, तो विलियम बेंटिक के पास स्टेट की पावर थी, और राजा राम मोहन रॉय के पास जो है तो हिंदू मजहब में जो रिफॉर्म्स करने थे उसका आइडिया था। तो ये दोनों ने मिलकर हिंदू मजहब के अंदर बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए। यानी 1829 में जो है तो सती एक्ट, जो सती प्रथा जो थी, तो उसका खात्मा कर दिया। यानी यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि सती के खात्मे का जो कानून है वो बना 1829 में, लेकिन उसका कुछ कुछ केसेस तो मतलब अभी भी कभी कभार सुनने में आ जाते हैं, लेकिन उसका आखिरी बड़ा प्रसिद्ध जो केस हुआ वो 1987 में हुआ, जिसको रूप कुंवर सती केस जो राजस्थान में हुआ था। यार आप देखिए कि कानून बनने के बाद वो समाज में फैलने के लिए उसको तकरीबन 40-50 साल जो है तो वो लग जाते हैं। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है उसी साल में उस पर भी पाबंदी लगाई गई। 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है फॉर्म किया गया, और ये लॉर्ड मैकॉले ने। यानी लॉर्ड मैकॉले वही फेमस आदमी हैं जिनके बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहती है कि उन्होंने हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसा डिजाइन करना चाहा कि लोग अपीयरेंस के एतबार से तो वो इंडियन हो, लेकिन अपने सोच और जहन के एतबार से ब्रिटिश भी हो। और उन्होंने जो कुछ डिजाइन किया था, जो खुद लेटर्स उन्होंने लिखे थे, तो उससे ये बात साफ जाहिर होती कि वही उनका मकसद भी था। फिर उसके बाद 1853 में आप देखिए कि एक सेकंड फेज ऑफ रिफॉर्म्स आया हिंदू सोसाइटी के अंदर, और ये रिफॉर्म आए ईश्वरचंद विद्यासागर के जरिए। तो जिस तरह राजा राम मोहन राय ने रिफॉर्म्स किए थे, उसी तरह विलियम बेंटिक के साथ ईश्वरचंद विद्यासागर ने किए लॉर्ड डलहौजी के साथ। तो ये दोनों का जो कॉम्बो था, ये दोनों का जो पेयर था, इन्होंने भी बड़े रिफॉर्म्स हिंदू सोसाइटी के अंदर किए। यानी हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है पास किया गया। यानी हिंदुओं में विडोज को आज भी बहुत सारी जगह बुरी बात समझा जाता है, लेकिन आप देखिए उस जमाने में 1853 में इन्होंने वो कानून पास कर दिया था। फिर कास्ट से रिलेटेड कई अहम कानून जो है उस जमाने में पास हुए। 1873 में स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ। 1891 में शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी पहले बहुत कम उम्र में शादी होती थी, 6 साल 8 साल में जो है वो शादियां हो जाती थी हिंदुस्तान में। तो फिर उस जमाने में पहली मरतबा ये पास हुआ तो कम से कम उम्र 12 साल रखी गई थी। फिर हम देखते हैं कि होते होते अभी 21 साल तक वो आई है। फिर 1928 में हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट पास हुआ, और 1937 में हिंदू वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट जो है पास हुआ। तो ये कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स है जो हिंदू सोसाइटी में किए गए। फिर मुस्लिम साइड में क्या हो रहा था, यानी ये मैंने एक अदर साइड ऑफ सोसाइटी रखा। अब यहाँ एक बात समझने की है कि हिंदू सोसाइटी में जो रिफॉर्म्स हो रहे थे उसकी दो वजह थी। एक तो ये कि हिंदू सोसाइटी में जो कल्चर थे, जो रीत रिवाज, जो रसूमात चल रही थी, वो बहुत ज्यादा इनह्यूमन यानी गैर इंसानी थी। यानी उसमें कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। यानी उसमें क्रूएलिटी बहुत ज्यादा थी, जुल्म जो है वो बहुत ज्यादा था। इसीलिए ये हुआ कि जो हिंदू रिफॉर्मर्स है वो खुद चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर तब्दीली आए, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने उनके साथ मिलकर जो है तो तब्दीलियां लाई। लेकिन मुसलमानों के अंदर चूंकि खुद उनके अपने कानून के अंदर की इतनी ज्यादा सख्तियां नहीं थी, और जो कुछ मसाइल थे वो खुद मुसलमानों की इल प्रैक्टिसेस की वजह से थे, या कुछ जो उन्होंने हिंदू समाज से जो कुछ सीख लिया था उसकी वजह से थे, तो उसकी वजह से वो मसाइल थे। तो मुसलमानों ने कभी भी ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट नहीं की कि आप हमारे यहाँ कोई रिफॉर्म्स करो, बल्कि उसके बदले ये हुआ कि ब्रिटिशर्स जो रिफॉर्म करना चाहते थे तो मुसलमानों ने हमेशा उसका अपोज किया। यानी जब हिंदुओं में रिफॉर्म्स होना शुरू हुए तो फिर कुछ रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों में भी सजेस्ट किए, लेकिन और मुसलमानों ने वो सारे जो रिफॉर्म्स थे उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आप देखिए कि समाज में जब कोई तब्दीली आती तो उसमें पॉलिटिक्स भी अपना रोल प्ले करती। यानी ऐसा नहीं रहता कि पॉलिटिक्स बिल्कुल एक अलग चीज है समाज से दूर, बल्कि पॉलिटिक्स और सोशल रिफॉर्म जो है वो हमेशा साथ साथ चलते हैं। यानी जिस वक्त मुस्लिम लीग हिंदुस्तान में काम कर रही थी और वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक होने का एहसास जो है, एक यूनिफॉर्मिटी उनके अंदर पैदा करना चाह रही थी, तो मुस्लिम लीग ने ये कैंपेन हम कहेंगे ये, और मुस्लिम इलाइट ने, इलीट क्लास ने शरिया लॉ के लिए कि पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, तो लोकल कल्चर की वजह से बहुत सारे मुसलमान जो है तो उस जमाने में भी जो हिंदू लॉज थे अपने समाजी रसूमात उसके मुताबिक भी अदा कर लेते थे, या दूसरे जो गैर इस्लामी तरीके हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग मान्यताएं थी।
तो उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों के जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड जो चीजें, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेन, अडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, इनके लिए जो है तो पूरे इंडिया के अंदर एक कानून पास किया जाए। और 1937 के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट जो है ये पास हुआ, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एक्ट भी जिसको कहा जाता है। और यही वो एक्ट है जिसकी यानी अभी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसकी बुनियाद पर ये आजादी के बाद ये बोर्ड बना और उसके तहफ्फुज के लिए ये काम करता है। अब ये मूवमेंट जो था मुस्लिम लीग ने इसको लीड किया और बड़े पैमाने पर उसको कामयाबी भी मिली, इससे उसको पॉलिटिकल गेन भी हुआ। और इसके बाद ये तय पाया कि स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर इन मैटर्स ऑफ पर्सनल डिस्प्यूट एंड रिलीजियस अथॉरिटी वुड मेक अ डिक्लेरेशन बेस्ड ऑन हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान एंड हदीस। यानी मुसलमानों के जो भी मामलात रहेंगे उसके अंदर रियासत किसी भी किस्म की कोई दखल अंदाजी, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगी, बल्कि मुसलमानों का अपना जो कुरान और हदीस का इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक वो अपने डिसीजंस लेंगे। तो ये इसमें तय पाया। अब ये पूरा जो बहस थी ये आजादी से पहले की थी। अब हम देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें क्या हुआ। अभी 1900 थोड़ा सा उस जमाने की सिचुएशन को समझेंगे। यानी 1947 से लेके 1952 के शुरू तक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि पहला इलेक्शन ही 1951 नवंबर दिसंबर में हुआ, ठीक है, और उसके रिजल्ट 52 में आए। तो उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी, उसी को फर्स्ट पार्लियामेंट जो है वो कंसिडर किया गया था। यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी जिसमें कि हिंदुस्तान का दस्तूर बनाने का, जिसमें पूरे डिबेट्स हुए और उसमें सभी जो अलग अलग मजहब थे, अलग अलग रीजन्स थे, सभी की नुमाइंदगी थी। यानी जहां तक मुझे याद है मुसलमानों के 33 मेंबर्स जो है उसके अंदर थे, 4 क्रिश्चियंस थे, SC ST सबका जो है उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन था। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, उसकी बड़ी बहसें हैं, बड़ी डिबेट्स है। तकरीबन 4 साल तक, 3 साल तक ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चली और इसमें हिंदुस्तान का दस्तूर कैसा हो, उसका ढांचा कैसा हो, इस पर बड़ी तफसीली बहस हुई। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसके जितने सेशन होते थे ये 4 उसके सदर रहा करते थे, उसके प्रेसिडेंट होते थे अलग अलग सेशन के। तो ये चारों की निगरानी में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो हिंदुस्तान की काम करती थी। अब उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वही पार्लियामेंट मानी गई, यानी अलग से कोई पार्लियामेंट नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन तो हुआ नहीं था। तो अलग से कोई पार्लियामेंट नहीं थी, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही हमारी पार्लियामेंट गिनी गई। अच्छा, अब इसमें ऐसा नहीं था कि इसमें सिर्फ कांग्रेस में बहुत सारे मेंबर, जैसे BR अम्बेडकर थे। तो BR अम्बेडकर बहुत ही चूंकि विद्वान व्यक्ति थे हिंदुस्तान के, 3 सब्जेक्ट में उनका PhD थी, ठीक है, तो उसकी वजह से, और लॉ में खास उनकी रुचि थी, फाइनेंस में भी उनकी PhD थी, तो इसलिए उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया गया। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम था उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिनका के ताल्लुक बंगाल से था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव या मॉडर्न, अगर आज के जमाने में गए तो भाजपा की फिक्र के वो आदमी थे, तो वो भाजपा की फिक्र के आदमी थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। हिंदू महासभा के वो सदर रहे और बहुत ही रूढ़िवादी, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव थॉट्स के वो आदमी थे। लेकिन हिंदू महासभा से उनकी कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, बाद में उन्होंने हिंदू महासभा भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ बनाई। फिर ये पार्टी जो है भारतीय जनसंघ 1970 के अंदर जनता पार्टी के अंदर मर्ज हो गई। और फिर 1980 में जब वो जनता पार्टी था, भारतीय जनता पार्टी, ये अलग पार्टी जो है इन्होंने बनाई थी। और ये बीजेपी जो है तो आज मतलब हिंदुस्तान में इसकी गवर्नमेंट है। अब जो संविधान सभा थी जिसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का 1946 टू दिसंबर 1949, सो इसमें आर्टिकल 4 जो है तो ये डिस्कस हुआ। और जब डिस्कस करने के बाद इसमें बहुत ज्यादा इसका हंगामा हुआ, ठीक है। ये हंगामा जो है तो उस वक्त सबसे ज्यादा मुसलमानों ने उसका अपोज किया, ठीक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि स्टेट माइट चूज टू अप्लाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बाय कंसेंट, दैट इज ओनली टू दोज हु चूज वॉलंटरी टू सबमिट इट। यानी ये कि स्टेट जबरदस्ती या जबरन जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लगाएंगे, बल्कि जो इसको वॉलंटरी इसको लेना चाहे, यानी खुद अपनी मर्जी से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आना चाहते या उसको अपने ऊपर लागू करवाना चाहते, उसी वक्त स्टेट इसको इम्पोज करेगा। ये बात जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी वक्त क्लियर कर दी। उसके बाद ये तय पाया कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो मुखालिफत बहुत शदीद हो रही है हर तरफ से, तो ये कि जो हिंदू सोसाइटी में जो रिफॉर्म्स कर रहे थे तो वो रिफॉर्म्स करेंगे हिंदू कोड बिल के नाम से। तो अब उसके लिए देखिए कि एक कमेटी बनाई गई, राव कमेटी, ये 1941 में बनाई गई और इसके अध्यक्ष थे सर BN राव। सर BN राव हिंदुस्तान की तारीख के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत क्वालिफाइड आदमी थे। यानी जिस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जब संविधान सभा में उसको पेश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज लोग कह रहे हैं और फ्यूचर में भी, मुस्तकबिल में भी ये बात कहेंगे
कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंने बनाया, लेकिन ये बात याद रहनी चाहिए कि ये मैंने अकेले नहीं बनाया, इसमें जितना कंट्रीब्यूशन मेरा है उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है वो BN रॉ का भी है। तो BN रॉ भी थे और यानी दुनिया में काफी इंटरनेशनली उनका नाम जो है था। तो उन्होंने ये किया कि अब कोड बिल हम बनाने वाले हैं, यानी बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक अदर फॉर्म थी, बट इट वाज जस्ट फॉर द हिंदूज। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें पूरे कंट्री में घूम कर जो है तो सर्वे करेंगे कि हिंदू के अलग अलग जो स्पेक्ट्रम है वो क्या सोचते हैं। तो उन्होंने फिर हिंदू सोसाइटी में घूम फिर कर जो है लोगों से मालूम किया कि वो क्या चाहते हैं। 5-6 साल का उनका अरसा रहा, यानी 1941 से, बीच में थोड़ा ब्रेक भी रहा जंग की वजह से, लेकिन ओवरऑल जो है तो उन्होंने पूरे इंडिया का दौरा किया। और उसके बाद जो है हिंदुओं में उस वक्त 2 ग्रुप थे। एक मॉडर्न ग्रुप था जो रिफॉर्म्स चाहता था, कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे जो रिफॉर्म्स के अगेंस्ट थे। बहरहाल एक 6-7 साल की मेहनत के बाद उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया और 1948 में वो अम्बेडकर जो है वो ड्राफ्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने रिव्यू किया और वो संविधान सभा के सामने पेश हुआ। इसमें खास बात यह है कि ये बिल जो था तो बेसिकली तो हिंदुओं के लिए बनना था, लेकिन ये अप्लीकेबल था सिखों के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और जैन, इन सब के लिए। हालांकि इसका नाम हिंदू कोड बिल था, लेकिन ये सबके लिए एक जैसा अप्लीकेबल था। अब इसके जो नोटेबल फीचर थे तो वो क्या थे? सेम शेयर टू डॉटर एज सन इन इनहेरिटेंस, यानी प्रॉपर्टी के अंदर बेटियों को बेटों के इतना हिस्सा मिलेगा। फिर ग्रांटिंग मेंटेनेंस टू द वाइफ, बीवी को जो है वो पूरे हुकूक दिए जाएंगे सेपरेशन के बाद। कास्ट मैरिजेस का जो रूल था उसका खात्मा, मियाँ और बीवी दोनों में से कोई भी तलाक ले सकता, कोई भी डिवोर्स ले सकता। इंपॉर्टेंट एक था कि मोनोगैमी, यानी उससे पहले हिंदुओं में भी बड़े पैमाने पर, बल्कि आज भी बड़े पैमाने पर एक से ज्यादा विवाह किए जाते हैं, तो उस पर पाबंदी, यानी सिर्फ एक ही शादी करेगा। और एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड ऑफ डिफरेंट कास्ट, यानी उससे पहले दूसरे कास्ट के चाइल्ड के साथ को एडॉप्ट नहीं कर सकते थे, तो वो उसका संविधान उसका रखा गया। अब ये जब हिंदू कोड बिल पेश हुआ तो इस पर जो हंगामा हिंदुस्तान में हुआ, तो आप देखिए कि 2 सतह पर हंगामा पैदा हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर और एक उसके बाहर, या आप कह लीजिए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। तो पहले हम अंदर क्या हंगामा हुआ, कौन लोग उसके अगेंस्ट थे, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हिंदू महासभा से जिनका ताल्लुक था, और ये पूरे कंजर्वेटिव, जिसको हम आज हिंदुत्व थॉट प्रोसेस कहते हैं, उसके क्लासिक आदमी थे। तो इन्होंने इसको बहुत ज्यादा अपोज किया, और ये बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति थे, मतलब इनके फादर उस जमाने में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो हाईली क्वालिफाइड थे, फॉरेन से पढ़कर आए थे। दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इससे कोई ज्यादा खुश नहीं थे, गो कि उन्होंने बहुत वोकल उसके अगेंस्ट में नहीं गए, लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत उसकी शदीद मुखालिफत की, यानी सदर बनने के बाद तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं उसको साइन नहीं करूंगा, यानी इस बिल के ऊपर। तो पंडित नेहरू ने, जो उस वक्त के कानून के एक्सपर्ट जो थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, उनसे भी बात की कि अगर सदर साइन नहीं करेगा लेकिन मुझे फिर भी पास करवाना रहा तो उसके लिए क्या वे रहेगा। तो यहां तक बात जो है आ गई थी। फिर पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो भी इसके अगेंस्ट थे। जेबी कृपलानी कांग्रेस के बड़े लीडर थे, वो भी इसके अगेंस्ट में थे। यानी ये जो अपोजिशन था कांग्रेस के अंदर ही अपोजिशन था, यानी कांग्रेस खुद जो है इसके लिए एग्री नहीं थी। इन्हें आप देखिए कि ये कांग्रेस के सब बड़े बड़े प्रसिद्ध नेता थे और ये खुद इसके लिए तैयार नहीं। अब इससे ज्यादा बड़ा हंगामा जो बरपा हुआ वो पार्लियामेंट के बाहर हुआ, यानी एक कमेटी बनाई गई, ऑल इंडिया एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी। और इस कमेटी ने, इसका मुख्य जो एजेंडा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस बात का कोई हक नहीं है कि वो हिंदुओं के पर्सनल लॉ जो है, जो धर्म और शास्त्र की बुनियाद पर बनाए गए, वो उसमें इंटरफेयर करे। यानी दिल्ली बार कमीशन के जो 60 मेंबर्स थे, तो उन्होंने अपना हिंदू कोड बिल के कोडिफिकेशन के अगेंस्ट में अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया और उसमें मेंशन किया, द मास ऑफ द हिंदू बिलीव इन द डिवाइन ओरिजिन ऑफ देयर पर्सनल लॉ। ये हिंदुओं की मेजोरिटी ये बात मानती है कि उनका जो पर्सनल लॉ है वो डिवाइन है, तो उसमें वो कोई ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। द्वारका के जो शंकराचार्य थे, तो उन्होंने, जैसा हमारे आम जबान में कहते हैं, फतवा या एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया, और वो बहुत दिलचस्प स्टेटमेंट है। कहते हैं, रिलीजन इज द नोबलेस्ट लाइट, इंस्पिरेशन एंड सपोर्ट ऑफ मैन एंड द स्टेट्स हाईएस्ट ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट इट। कि रिलीजन का मतलब सबसे अहम काम ये है कि वो आदमी को सपोर्ट करता है, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रोटेक्ट करे आदमी के इस हक को। फिर उसके बाद एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी जो थी, उसने सैकड़ों मीटिंग जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जलसे, जुलूस, रैलियां, धरने, आंदोलन, ये पूरे के पूरे शुरू हो गए। फिर उसके बाद दिसंबर 1949 के अंदर आरएसएस जो है वो भी चूंकि मैदान में कूद गई थी, तो आरएसएस ने रामलीला मैदान में बड़ा पब्लिक प्रोग्राम बनाया
और उसमें बहुत फायरी स्पीचेस जो हुई, यानी कहा गया कि ये जो कोड बिल है ये एन एटम बॉम्ब ऑन हिंदू सोसाइटी, ठीक है, ड्रैकोनियन रिवॉल्ट एक्ट। और कहा गया कि अब ये जो एक्ट है, तो जिस तरह रिवॉल्ट एक्ट ने ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल बाहर किया था, उसी तरह ये एक नेहरू को हिंदुस्तान से निकाल फेंकेगा। और असेंबली की जो बिल्डिंग है उसका घेराव कर लिया गया, और आरएसएस ने ये किया कि पूरे हिंदुस्तान से जो है तो लोगों को बुलाया दिल्ली के अंदर, और ये लोग पूरी दिल्ली की सड़कों पर मार्च करते थे, असेंबली का, पार्लियामेंट का घेराव इन्होंने कर लिया, बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू के पुतले जलाए जाने लगे। और इसमें जो मेन जो लीडर था, जो इस आंदोलन को लीड कर रहा था, वो स्वामी करपत्री जी महाराज थे। तो ये महाराज जो है, तो इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत ज्यादा टारगेट किया, और उन्होंने कहा कि एक अनटचेबल हैड नो बिजनेस इंटरफेयरिंग इन मैटर्स प्रिजर्व फॉर द ब्राह्मण्स। यानी उन्होंने कहा कि ये जो है कानून व्यवस्था ये कैसी रहेंगी, तो ये ब्राह्मण के बनाने की चीजें है, उसके एड्रेस करने के इश्यूज है। एक अनटचेबल को इसका राइट नहीं है कि वो जो है इस तरह के कानून बनाए। फिर उसके बाद अंबेडकर ने जो हिंदू कोड बिल बनाया था, तो उसमें उन्होंने ये किया था कि वो बिल्कुल ही एक आधुनिक या मॉडर्न या लिबरल थॉट पर नहीं था, बल्कि उसके फेवर में हिंदू शास्त्र से भी उन्होंने जगह जगह जो है उसको कोट किया था। जैसा मोनोगैमी के हक में उन्होंने दलाल शास्त्रास्त्र दिए थे, जो आर्गुमेंट्स थे। तो उसने उनको, अम्बेडकर को चैलेंज किया कि जो शास्त्रास्त्र की बेस पे मैं साबित कर सकता हूँ कि उसमें पॉलीगैमी है। तो उस जमाने की जो कॉमन स्लोगन थे, रिलीजन इज इन डेंजर, हिंदू लॉ हैड स्टेड अनचेंज फ्रॉम टाइम इमोरियल, यानी कि बदलते वक्त के साथ जो है हिंदू कानून कभी भी नहीं बदला। रूल्स एंड ड्यूटीज आर डिफाइंड बाय वेदास। तो धर्मा जिसको कहा जाता है, तो वो वेदास डिफाइन करेगा, उसको इंसान डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये पूरी सिचुएशन थी। राजेंद्र प्रसाद ने जो है बिल पे साइन करने से डिक्लाइन कर दिया। तो अभी देखिए कि उस साल की जब पार्लियामेंट थी, उसमें जो बहसें हुई, तो सिर्फ 4 क्लॉज पान करने के लिए तकरीबन पूरा 1 साल चला गया, और बिल पर बहुत हीटेड आर्गुमेंट हुए, डिबेट्स हुए, और बिल फाइनली जो है वो लैप्स हो गया, वो पास नहीं हुआ। अब इससे जो आदमी सबसे ज्यादा हर्ट हुआ वो डॉक्टर अंबेडकर थे। इसके क्या हुआ कि इस बिल की वजह से उनका पूरा रेपुटेशन जो है वो स्टेक पर लगा हुआ था, और जो एफर्ट्स रिफॉर्म्स वो हिंदू सोसाइटी में पिछले कई सालों से करना चाह रहे थे, ऑलमोस्ट एक आधी सदी उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा तक जिसमें लगा दिया था, और अब वो एक बिल की शक्ल में पास नहीं हो पाया। दूसरे ये हुआ कि उनपे जो क्रिटिसिज्म हुआ और जो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन है वो बहुत ज्यादा हुआ। यानी लोगों ने, आप अंदाजा लगाइए किस किस्म की उनको, यानी उनका जो किरदार कुशी हुई, कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, जो गालियां दी गई, पूरा उनका खानदान और हर चीज जो निकाली गई, तो बहुत इससे दुखी हो गए इससे वो। और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बिल पास नहीं हो सका। फिर उसके बाद ये हुआ कि 51 में अम्बेडकर ने जो है तो बहुत ज्यादा, चूंकि वो दुखी हो गए थे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब यहाँ पर पंडित नेहरू की पोजीशन सबसे ऑकवर्ड थी। यानी एक तरफ उनकी जो गवर्नमेंट थी, यानी जो बनने जा रही थी अभी, उसमें जो स्ट्रॉन्ग जो लीडर्स थे कांग्रेस के, वो सबके सब जो है वो पंडित नेहरू से नाराज हो गए। दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर भी उनसे नाराज हो गए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि नेहरू जो है तो वो अपने मिनिस्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, और वो उनके काबू में नहीं है, और वो कोर्ट बिल जो है वो पास नहीं करा पाए। तो पंडित नेहरू के हिस्से में दोनों तरफ से जो है वो नाराजगी आई। लेकिन बहरहाल पंडित नेहरू कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे कि वो इतनी सी बात से जो है वो ये हो जाते। नेहरू ने हिम्मत नहीं हारी, और उन्होंने अपना रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है वो जारी रखा। तो पहला ये कहा गया उनसे, जो आर्गुमेंट थे लोगों के, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है तो इट इज नॉट इलेक्टेड, यानी आप इसकी बेस पर जो है वो डिसीजंस नहीं ले सकते। अगर आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रह सके तो उस वक्त आप जो है कोई तब्दीली कर सकते। तो नेहरू ने कहा कि ठीक है। उसके बाद नेहरू ने कहा कि अब जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद नेहरू ने अपनी हर सभा में लोगों से कहा कि देखो, अगर मैं जीतूंगा तो मैं हिंदू कोड बिल पास करने वाला हूँ, यानी ये ना होना कि बाद में तुम कहोगे कि ये क्या कर दिया। तो उन्होंने अपने जितने इलेक्शन रैलीज थी उसमें लोगों पर ये बात क्लियर कर दी कि मैं जो हूँ हिंदू कोड बिल, अगर मैं इलेक्शन जीता और मेरी गवर्नमेंट बनी तो मैं ये कोड बिल पास करवा के रहूंगा। अब जो रूढ़िवादी थे, यानी जनसंघ, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, उस वक्त बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इन्होंने ये तय किया कि नेहरू को ये इलेक्शन हरा दिया जाए। और उसके नेहरू के अगेंस्ट में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, एक बड़ा हिंदू नेता था, उनको जो है पंडित नेहरू के अगेंस्ट में ठहराया गया, और पूरी फोर्स वहां लगाई गई इलाहाबाद में कि यहाँ से पंडित नेहरू हार जाए। लेकिन बहरहाल उसने पंडित नेहरू को जो है बाहर डिबेट में वो चैलेंज करता था, यानी उसकी जितनी इलेक्शन रैलीज थी उसमें वो चैलेंज करता था कि तुम आओ और मेरे साथ डिबेट करो हिंदू कोड बिल के ऊपर। यानी वो ये कहता था कि नेहरू अगर इसमें से एक भी बात एक्सप्लेन कर दे तो मैं अपना, मतलब मैं उनके अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं हिंदू कोड बिल को सपोर्ट करूंगा।
लेकिन नेहरू मतलब ही वाज अ सेंसिबल पॉलिटिशियन, नेहरू ने बहुत ही सेंसिबली जो है उसको रिफ्यूज कर दिया। और जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है तो नेहरू ने अपनी मतलब अपनी सीट जीती। अब उसके बाद पार्लियामेंट में जो लोग थे, जो नेहरू का अपोजिशन कर रहे थे, नेहरू ने बहुत ही, यानी उस वक्त कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बन गई, कुछ सिचुएशन भी ऐसी बनी कि वो उसको मैनेज करने में जो है वो कामयाब हो गए। यानी पहली चीज तो ये हुई कि नेहरू बहुत बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीते, यानी 489 में से 364 सीट्स उनको मिले, यानी एक पहाड़ जैसी मेजोरिटी उनके पास थी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए, और हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट को ज्यादा बोलना नहीं होता है, और स्पेशली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो ज्यादा बोल भी नहीं सकता, तो वो बिल के अगेंस्ट में ज्यादा वोकली बोल नहीं सकते थे, तो उनका मामला निपट गया। दूसरे व्यक्ति थे सरदार पटेल। तो 1950 में ये हुआ कि खराब सेहत के चलते उनका देहांत हो गया, वो दुनिया से चले गए। फिर उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो नेहरू ने उनको हटाकर कांग्रेस के खुद प्रेसिडेंट बन गए, क्योंकि ये बिल्कुल इनिशियल फेज था, और कोई भी राजनेता जो है वो हमेशा ये चाहता है कि जो पार्टी प्रेसिडेंट रहे, यानी वो खुद रहे या उसका अपना व्यक्ति रहे। जैसा अभी मोदी है तो अमित शाह को बनाया है, या ऐसे आदमी को बनाया जो उसकी विचारधारा का हो, जो उसके काम में आसानी करे। तो नेहरू ने उसका ये हल किया कि वो पुरुषोत्तम टंडन को हटाकर वो खुद बन गए। फिर कृपलानी जो था उनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया प्रेसिडेंट बनने के बाद। तो अंदर की जितना अपोजिशन था वो भी खत्म हो गया, बाहर का जो अपोजिशन था तो वो चूंकि वोट ही इस बात पे मांगे गए थे कि मैं हिंदू कोड बिल पास करूंगा, तो इस तरह नेहरू ने अंदर और बाहर दोनों भी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया। उसके बाद फिर डिबेट फिर से शुरू हुई, और उसके बाद नेहरू ने ये किया कि उनके जो एमपीज थे खुद के, उनको कन्विंस करना शुरू किया, और स्पेशली जो यंग एमपीज थे, जो बाहर से पढ़कर आए थे, जो एजुकेटेड थे, तो वो लेटर्स बड़े इंटरेस्टिंग लेटर्स है, यानी अब यहाँ मौका नहीं है कि वो मैं बताऊं तो किस तरह नेहरू के आर्गुमेंट्स थे, और कैसे वो रिफॉर्मिस्ट सोच रखते थे, और किस तरह उन्होंने लोगों को कन्विंस किया। उसके बाद जब लोकसभा में बहस शुरू हुई तो हिंदू महासभा के जो लॉयर थे, एनसी चैटर, मतलब ही वाज अ ब्रिलियंट लॉयर, और उन्होंने जो आर्गुमेंट्स वहां पे पुट अप किए तो वो काफी डिफिकल्ट थे। तो उन्होंने कहा कि इफ द गवर्नमेंट ऑनेस्टली बिलीव्ड इन द वर्च्यूज ऑफ मोनोगैमी, that this is a blessing and polygamy is a curse, then why not rescue Muslim sisters from that curse? You have not courage to be logical and to be consistent. तो उसने कहा कि अगर पॉलीगैमी कर्स है तो फिर उससे मुसलमान बहनों को क्यों ना बचाया जाए। तो इस तरह के आर्गुमेंट शुरू हुए। जेबी कृपलानी जो है तो वो बहरहाल पार्लियामेंट में थे, उन्होंने भी उसका अपोज किया कि गवर्नमेंट जो है वो एपोक्रेसी यानी यहाँ पर वो दिखा रही है। लेकिन ये हुआ कि उनकी वाइफ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तो उनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट नहीं किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी पार्लियामेंट में थे, उन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया, और उन्होंने कहा कि पहले ये प्रपोजल रखा कि इसको ऑप्शनल रखा जाए, यानी जो हिंदू चाहे वो इसको अडॉप्ट करे, जो चाहे इसको अडॉप्ट नहीं कराए। लेकिन जब ये भी बात उनकी रद्द हो गई तो स्टार्ट डिमांडिंग के व्हाई इट शुड बी फॉर ऑल, सिर्फ हिंदू ही क्यों सफर हो, यानी ये सभी के लिए होना चाहिए। लेकिन मोस्टली जो वुमेन एमपीज थी, फिर एससी एसटी या जो पिछड़ी क्लास से जो एमपीज आए थे, और वो जो थोड़े एजुकेटेड थे, यंग थे, वो सब ने नेहरू को सपोर्ट किया, और इस तरह ये बिल जो है तो ये पास हुआ। अब फिर ये सारे अरेंजमेंट्स करने के बाद पिछले जो प्रोटेस्ट थे वो भी नेहरू के जहन में थे, और ये बात उन पर क्लियर थी कि इतनी जल्दी सोसाइटी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, अब पार्लियामेंट ही एक्सेप्ट नहीं करी, सोसाइटी क्या एक्सेप्ट करेंगी। तो उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा माइल्ड कर दिया, है ना, उसमें कुछ उन्होंने चेंजेस कर दिए, उसको थोड़ा सा माइल्ड कर दिया, और जो एक बिल था उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला बिल 1955 में पास हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट। फिर उसके बाद 1956 में 3 बिल पास हुए, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब जिस दिन से 1956 में ये तीनों बिल पास हुए, तो ये जो इशू है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इससे पहले ये इशू जो रिफॉर्मिस्ट थे, कांग्रेसी थे, जो सेकुलर थे, उनका ये इशू था। लेकिन जैसे ही ये बिल पास हुआ तो ये मुद्दा बिल्कुल से शिफ्ट हो गया, और उसके बाद से ये आरएसएस, जनसंघ, और अब ये उसके बाद बीजेपी का ये इशू हो गया। लेकिन आप देखिए कि एक ही इशू पहले एक पार्टी के पास था, और बाद में जो है उसको दूसरी पार्टी ने मतलब बहुत ही क्लेवरली जो है तो उसको अडॉप्ट कर लिया। अब एक सवाल जो पार्लियामेंट में बार बार आया कि यूसीसी नॉट पास फॉर मुस्लिम्स, और जो अभी मतलब पार्लियामेंट उस वक्त क्या, आज भी हम देखते हैं, आज भी डिबेट्स में वही सवाल आता है। सो नेहरू ने जो रीजंस दिए वो बहुत ही प्रैक्टिकल रीजंस थे। उन्होंने कहा कि अभी अभी पार्टीशन हुआ है, और इसमें बहुत ज्यादा खूरेजी हुई, 10-15 लाख लोग दोनों तरफ के मारे गए, 1-1.5 करोड़ लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और मुसलमानों से जो पूरा आर्गुमेंट था मुस्लिम लीग का वो यही था
कि यहाँ तुम्हारे साथ पार्शियलिटी होने वाली है, यहाँ तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा, तुम्हारे ऊपर रिलीजियस फ्रीडम नहीं रहेगी। और अभी इतना सब खून खराबा होने के बाद मैं डायरेक्ट उनके ऊपर ये सब कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? तो व्यवहारिक मतलब सैद्धांतिक एतबार से लोग कहते हैं कि बात सही नहीं थी, लेकिन नेहरू का जो जवाब था वो व्यवहारिक था, यानी प्रैक्टिकल विजडम के एतबार से वो सही था कि अभी-अभी चूंकि चीजें सेटल डाउन हुई है और अभी मैं कैसे मुसलमानों को ये सब करूँ, ठीक है। और दूसरा ये है कि कांग्रेस में यानी मुसलमानों को हिंदुस्तान में रोकने में जिन लोगों ने की रोल प्ले किया था यानी महात्मा गांधी के बाद वो पंडित नेहरू थे। और मुसलमानों को ये यकीन दिलाया गया था कि उनकी जो रिलीजियस राइट्स है, जो पर्सनल राइट्स है, उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज ये थी कि मुसलमानों में उतना प्रॉब्लम्स नहीं थे, यानी जो फीमेल राइट्स है उसको लेकर मुसलमानों में उस जमाने में भी और आज भी जो है वो उतने प्रॉब्लम्स नहीं थे जितने के हिंदू सोसाइटी में थे। यानी एक्चुअली आज भी नहीं है, वो मीडिया उसको बहुत ज्यादा हाइप करके दिखाता है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जितने दिखाए जाते हैं उतने आज भी नहीं है। तीसरा ये है कि हिंदू कोड बिल सिर्फ ये है कि सिर्फ शादी ब्याह से मुतालिक है, यानी 3-4 शादियों को लेकर नहीं था। उसमें जो जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। और बाबा साहब अम्बेडकर जो उसके लिए फाइट कर रहे थे, तो उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो मुस्लिम वुमेन का वैसा सफरिंग नहीं था, यानी विडो रीमैरिज जो है, तो वो मुसलमानों में पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुओं में चूंकि उस जमाने में प्रॉब्लम था। यानी अभी पॉलीगैमी की अगर हम बात देखें तो अभी भी जो रिसर्चेस आती है, जो सर्वेज आते हैं, कि उससे ये बात यानी आप देखिए कि आज बैन लगने के बाद भी, हालांकि हिंदू सोसाइटी में अलाउड नहीं है, लेकिन जो सर्वेज है वो हमको ये बताते हैं कि आज भी हिंदुओं में पॉलीगैमी मुसलमानों के कंपेयर में ज्यादा है। यानी मुसलमानों में पॉलीगैमी अलाउड होने के बावजूद भी जो है उसका परसेंटेज कम है, हिंदुओं में पॉलीगैमी अलाउड नहीं होने के बावजूद भी परसेंटेज ज्यादा है। तो आप सोचिए कि जिस जमाने में अलाउड था उस जमाने में क्या कुछ परसेंटेज रहा होगा। और दूसरा मुसलमानों के यहाँ सेकंड मैरिज के बावजूद भी पहली बीवी के राइट्स जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन हिंदू सोसाइटी में उसको बिल्कुल ही साइडलाइन किया जा रहा था। तो ये इश्यूज वहां पर थे। तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि तुम ये हिंदुओं के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो, वाई ओनली विद पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो सी राजगोपालाचार्य जो थे, जो हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा कि बिकॉज वी आर द कम्युनिटी, यानी हम जो है वो एक कम्युनिटी है। और जब एक कंट्री बना तो पहले हम अपनी कम्युनिटी में रिफॉर्म करेंगे ना। यानी एक मेजर कम्युनिटी है और एक एक छोटी कम्युनिटी है जिसकी 1-1.5-2 25-30 करोड़ की आबादी की एक कम्युनिटी है। तो हम किस में रिफॉर्म्स करेंगे? तो हम चूंकि मेजोरिटी गवर्नमेंट को रूल कर रहे हैं, तो पहले हम अपनी कम्युनिटी के अंदर रिफॉर्म्स करेंगे, बाद में हम लोगों से डिमांड कर सकते हैं। और जाहिर है जब मेजोरिटी सफर हो रही तो कानून भी मेजोरिटी के लिए बनेगा। बहरहाल हिंदू कोड बिल जो पास हुआ वो ऐसा नहीं था कि बहुत ही वो लिबरल और सेकुलर था। उसमें जो भी हिंदू मान्यताएं थी, हिंदुओं की जो रिलीजियस अफेयर्स थे, उनको ध्यान में रखते हुए जो है उसको बनाया गया था। फिर उसके बाद वक्फे वक्फे से जो है उसमें चेंजेस होते रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बिल पेश किया था हिंदू कोड बिल का, तो वो लगभग जो है वो आज 2022-23 के अंदर वो लगभग जो है कुछ छोटी मोटी चीजें उसमें बाकी है, लेकिन लगभग वो अचीव हो गया है। प्रैक्टिकली समाज में कितना इम्प्लीमेंट हुआ वो एक अलग डिबेट है, लेकिन कानून के स्तर पर कम से कम वो इम्प्लीमेंट हो गया है, ये बात कही जा सकती है। अब आइए हम दूसरी साइड जो है मुस्लिम साइड पे फ्लिप करेंगे। तो मैंने बताया कि 1937 में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एक्ट जो है वो पास हुआ था। अब 1985 में जो इस मुद्दे से सबसे बड़ा रिलेटेड जो इश्यू है, शाह बानो केस और अहमद खान जो केस है वो केस हुआ। यानी शॉर्ट में मैं बताता हूँ केस क्या था। यानी अहमद खान एक प्रसिद्ध लॉयर थे, एक बड़े व्यक्ति थे वो, ठीक है। उनकी शादी शाह बानो से हुई, फिर काफी सालों तक उनकी शादी चली, उससे 5 बच्चे भी हुए। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरा विवाह किया। दूसरी शादी करने के बाद कुछ साल के बाद उन्होंने उनसे कहा कि सेपरेशन ले लिया, मतलब डिवोर्स नहीं हुई बल्कि सेपरेशन हुई। और 2 साल तक उन्होंने उनको गुजारा भत्ता, जिसको मेंटेनेंस कहा जाता है, खर्चा भी है, वो देते रहे। फिर उसके बाद वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो उसके बाद शाह बानो जो है तो वो कोर्ट में गए। तो कोर्ट में जाने के बाद अहमद खान चूंकि खुद लॉयर थे और बहुत मतलब चालाक आदमी थे, तो उन्होंने ये किया कि फौरन कोर्ट में जब वो गई तो उनको तलाक दे दिया। और कोर्ट में ये कहा कि चूंकि मुस्लिम लॉ के एतबार से, तलाक के एतबार से, तो मेंटेनेंस बनता ही नहीं है, वो सिर्फ 3 महीने का मेंटेनेंस बनता है। और अब मैं जो उनको लमसम अमाउंट देने वाला हूँ, यानी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो 5,400 रुपया उन्होंने कहा कि मैं दूंगा। तो उस जमाने में अहमद खान की जो सैलरी थी, वो उनकी माहाना आमदनी 5,000 के करीब थी। तो 5,400 रुपया तकरीबन जो है उन्होंने कहा कि मैं इनको देने वाला हूँ। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, उनको तो मेंटेनेंस देना होगा। अब जो पहले सेशन कोर्ट में केस गया
तो सेशन कोर्ट ने कहा कि 25 रुपये जो है महीना आपको इनको देना होगा मेंटेनेंस। तो अब ये उसके लिए राजी नहीं हुए, ये हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने 1800 रुपये के अराउंड 1900 रुपया कुछ था वो कहा, ये उसके लिए भी राजी नहीं हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को वो किया और कहा कि 1900 रुपया जो है आपको देना होगा। तो वो उसके लिए भी जो है वो राजी नहीं हुए। कहा कि मसला मामला पैसे का नहीं है, मामला उसूली तौर पे है, यानी कोर्ट जो है वो शरीयत के मामले में पर्सनल लॉ के अंदर जो है वो इंटरफियर कर रहा है। हालांकि ये पहला केस नहीं था, यानी इससे पहले 2-3 केसेस में अदालत इस तरह का फैसला दे चुकी थी। लेकिन चूंकि अहमद खान एक बड़े व्यक्ति थे, बड़े पावरफुल आदमी थे, तो उन्होंने इसको एक बड़ा इशू बना दिया। अब उसके बाद जो है मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड ने एजिटेशन जो है वो स्टार्ट किया, और ये ईरान में आज़ादी की बात कहा जा सकता है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा जो है ये एजिटेशन हुआ। अब उस वक्त कोई भी जो एजिटेशन होता है तो उसके पास और फेल होने में बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, यानी सिर्फ ये नहीं होता है कि जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं तो वो किस तरह एजिटेशन कर रहे हैं। और उसके बाद राजीव गांधी जो है हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मेजोरिटी यानी 411 और बाद में 3 सीट, तो 414 सीट जो है अगले इलेक्शन में उनको मिली थी। तो राजीव गांधी जो है जब ये मामला जब हुआ और पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम एजिटेशन स्टार्ट हुआ, पर्सनल लॉ बोर्ड ने रैलियां, धरने और पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने वो किया, तो राजीव गांधी के एक मुस्लिम मिनिस्टर थे जियाउर रहमान अंसारी, तो उन्होंने जो है बहुत ज्यादा ओपनली इस जजमेंट का के अगेंस्ट हो गए, यानी खुद अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो गए, कोर्ट के अगेंस्ट उन्होंने गए और उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सपोर्ट किया। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उस वक्त राजीव गांधी, चूंकि राजीव गांधी तो कोई पॉलिटिकल आदमी थे नहीं, वो तो मतलब अपना प्लेन उड़ा रहे थे, पायलट थे, और अचानक ही वो पॉलिटिक्स में आ गए थे। तो ये कहा जाता है कि कुछ कांग्रेसियों ने उनको भड़काया था कि तुम जो है तो इसका अपोज करो। लेकिन अभी उनके बेटे ने जो उनकी बायोग्राफी लिखी तो उसमें उन्होंने वाजे किया कि किसी ने उनको गुमराह नहीं किया था, बल्कि खुद उनका अपना फहम था कि उन्होंने उसका अपोज किया। फिर दूसरे एक बहुत बड़े आदमी आरिफ मोहम्मद खान, आप जानते हैं, ये पहले कांग्रेस में थे, उस वक्त यंग एमर्जिंग लीडर थे, 30 साल की इनकी उम्र थी, पहली मरतबा पार्लियामेंट में गए थे। फिर उसके बाद यानी केस के बाद उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, फिर कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोस्ट पे रहे, आजकल केरला के गवर्नर है बीजेपी की तरफ से। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के सपोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि जो कुछ रिफॉर्म्स हिंदू सोसाइटी में हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि वो मुस्लिम सोसाइटी में भी हो। ये थोड़े रिफॉर्म्स ओरिएंटेड थे, मॉडर्न रिफॉर्म्स जो है वो करना चाहते थे मुसलमानों में, तो इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट किया। तो इस तरह खुद कांग्रेस के अंदर 2 ग्रुप बन गए कि क्या क्या किया जाए। लेकिन उस वक्त कंट्री की सिचुएशन जो थी, यानी सिख कांग्रेस से नाराज थे, असम का क्राइसिस उस वक्त चल रहा था, और कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमेशा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो माइनॉरिटी वोट का रहा। अभी असम में चूंकि मुसलमानों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और इस तरह हम देखते हैं कि सिख भी जो है वो माइनॉरिटी है, तो राजीव गांधी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो उनके जो सलाहकार थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टैंड को सपोर्ट करेंगे। सो उन्होंने 1986 में एक एक्ट पास कर दिया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन डिवोर्स एक्ट, और इस तरह जो है तो फैसला उन्होंने मुसलमानों के फेवर में दिया। अब आप देखिए कि यहाँ से पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ती है। अब जैसे ही ये हुआ तो हिंदू बहुत नाराज हो गए। अब ये हुआ कि राजीव गांधी के जो सलाहकार थे, यानी राजीव गांधी के जो भी पॉलिटिकल सलाहकार थे, उन्होंने बहुत अजीब अजीब किस्म की सलाह उनको उस जमाने में दी। तो उन्होंने कहा कि अब देखो मुसलमान तो खुश हो गए, अब हमको हिंदुओं को जो है वो खुश करना है, तो इसके लिए बैलेंस करना होगा। तो अब ये कहा कि जो बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट चला आ रहा है, उसके लिए रैलियां धरने चल रही है, तो उसका ताला खोल के वहां पूजा की इजाजत हिंदुओं को दे देंगे। यानी ये एक ऐसा केस था तो हम कहेंगे कि एक बोतल में से एक जिन बाहर आ गया, और अब वो जिन बाहर आकर इतनी तबाही मचा रहा है कि अब वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो राजीव गांधी का ये वैसे ही डिसीजन था, यानी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर उसको पूजा की इजाजत देना। अब देखिए कि इससे पहले जो बीजेपी और हिंदुत्व फोर्सेस जो थे वो हिंदुस्तान में बहुत परेशान थे, यानी उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में लोग तो बड़े आते थे, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो कहीं भी कामयाब नहीं हो रहे थे। यानी हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भी इलेक्शन लड़ लिया था। 1960 में हम देखते हैं कि काऊ प्रोटेस्ट के नाम पर जो है तो पूरे पार्लियामेंट का घेराव किया गया। फिर इमरजेंसी में जो एजिटेशन था उसमें जनसंघ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन इसके बावजूद अब देखते हैं कि 84 में बीजेपी की सिर्फ 2 सीट थे, यानी 2 सीट आए, बीजेपी बुरी तरह हारी और अटल बिहारी वाजपेयी ने सदमे में रिजाइन कर दिया और अडवाणी नए जो है बीजेपी के प्रेसिडेंट बने। और अडवाणी जैसे ही बीजेपी के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने राम मंदिर मूवमेंट को जो है अडॉप्ट कर लिया और उसको लेकर उन्होंने हिंदुस्तान में रथ यात्रा जो है वो शुरू की। अब देखिए कि उसके बाद 89 में
के इलेक्शन में बीजेपी के 2 सीट से बढ़कर 85 सीट हो गए, सिर्फ राम मंदिर इशू के ऊपर। फिर उसके बाद 1991 के इलेक्शन में बीजेपी को 120 सीट आई और उसका वोट शेयर 11% से बढ़कर 21% हो गया। फिर बाबरी मस्जिद जो है 1992 में उसकी शहादत हो गई और 1996 में पहली मर्तबा 13 दिन के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, बाद में 13 महीने के लिए और फिर 5 साल के लिए। यानी ये जो पूरा आंदोलन था राम मंदिर का आंदोलन, आरएसएस ने और बीजेपी ने उसको बहुत ही क्लेवरली, बहुत चालाकी के साथ इसको इस्तेमाल किया। और जो प्रोफेसर अपूर्वानंद ने जो बात कही कि उन्होंने इसका इस्तेमाल करके एक पॉलिटिकल हिंदू तैयार किया, यानी एक तो वो रिलीजियस हिंदू है, अब यहां उन्होंने एक पॉलिटिकल हिंदू तैयार किया कि जिसकी एक पॉलिटिकल आस्था बनी, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनी। ठीक है, और अब इसी राम मंदिर का इस्तेमाल जो है तो हम देखेंगे 2024 के इलेक्शन में भी होने वाला है। तो ये एक बड़ा केस जो है पसनला के इन हिस्ट्री में इसको माना गया। अब इसको बाद मुसलमान माइलस्टोन मानते हैं कि इसकी वजह से यानी हमारी ताकत का बड़ा मैनिफेस्टेशन हिंदुस्तान के अंदर हुआ। फिर रिसेंट भी 2017 में शायरा बानो जो केस हुआ, अभी इसमें BMMA यानी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम वुमेन्स के लिए काम करती है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आरएसएस की बनाई हुई है और ये मुसलमान औरतों के अधिकारों के लिए काम करती है। तो जैसे ये केस हुआ, ये BMA उसके सपोर्ट में आ गई, आरिफ मोहम्मद खान भी उसके सपोर्ट में आ गए और रिजवान अहमद और दूसरी तरफ से पसनला बोर्ड जो है ये साथ में थी। शायरा बानो का केस जो मोटा मोटी जो कुछ न्यूज में आया है वो ऐसा था कि दोनों की शादी हुई, बाद में झगड़े होने लगे जहेज को लेकर और फिर बाद में वो अपने घर पे रहने चले गई। तो इसने ये किया रिजवान अहमद ने कि स्पीड पोस्ट से उसको एक पेपर पे लिखकर 3 तलाक जो है वो दे दी। तो उसके बाद उसने अदालत में चैलेंज किया और 3 चीजों को उसने कहा, ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और पॉलीगैमी। और उसने कहा कि मतलब उसके वकील ने जो सूट फाइल किया, जो केस फाइल किया कि ये जो है तो जो फंडामेंटल राइट्स है तो उसका फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ये बात है, वायलेट हो रहे हैं ये तलाक में उसके। तो अभी चूंकि मोदी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट बहुत ही चालाक है, तो गवर्नमेंट ने ये इंप्रेशन देने के लिए कि कई लोग बाद में ये ना कहे कि ये फैसला जो है मेजोरिटी के लोगों ने माइनॉरिटी पे थोप दिया, इन्होंने जजेस का पैनल बना दिए। पहले 2 जजेस थे, फिर 5 जजेस का पैनल बनाया गया और एक जज उसमें मुस्लिम था, एक जज सिख, एक हिंदू, एक क्रिश्चियन और एक पारसी, ताकि फैसला जो है ये न्यूट्रल फैसला है। मतलब मैं इस पर कोई डाउट नहीं कर रहा, हो सकता है ये मतलब अच्छी नीयत से किया गया होगा ये डिसीजन। तो 5 जजों का पैनल बनाया गया और उसमें हर एक अलग अलग रिलीजन से 5 जज उसमें लिए गए। अब इसके बाद ये हुआ तो जजों ने जो फैसला दिया वो 3-2 से फैसला आया और ये कहा कि ये जो है अनलॉफुल है और आर्बिट्री है। आर्बिट्री मतलब ये कि जब चाहे आदमी उसको ले ले, एज पर द रिलीजन नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक इज अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम एंड शरिया। ठीक है, तो और ये कुरान से कंट्राडिक्ट होता। लेकिन कोर्ट यहीं पर नहीं रुकी, कोर्ट उससे एक स्टेप आगे गई और उसने जो है तो ये कहा गवर्नमेंट से कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, तो अब इसके लिए आप कोई कानून बनाओ, कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। हालांकि मामला जो है वो 3 चीजों से रिलेटेड था, ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और पॉलीगैमी। लेकिन अदालत ने सिर्फ एक चीज पर फैसला दिया और वो था ट्रिपल तलाक, और उसने गवर्नमेंट को हुक्म दिया कि तुम 6 महीने के अंदर अंदर जो है तो ये कानून लेके आओ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 या जिसको ट्रिपल तलाक एक्ट भी जो है आम जबान में कहा जाता है, ये पास किया गया। और इस एक्ट में जो है तो हर किस्म की तलाक जो है तो उस पर पाबंदी लगा दी गई। और ये इतना भद्दा और भोंडा एक्ट बनाया गया है, उस जमाने में जब इस पर डिबेट्स हुई तो हम सभी लोगों ने ये एक्ट कैसा बनाया गया इसको सुना। तो इसमें बैन जो है ऑल टाइप ऑफ तलाक जो है इस पर बैन किया गया, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस रहा, ये में जेल होंगी, नॉन बेलेबल रहेगा, यानी बहुत ही खतरनाक किस्म का एक कानून बना दिया गया। और अब हम देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, तो कहा तो ये गया है कि मुस्लिम वुमेन को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, लेकिन अब ये हो रहा है कि जो फोर्स किया जा रहा है वो खुला पर फोर्स किया जा रहा है और उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस भी जो है वो बड़ा है। तो ये एक पूरी हिस्ट्री है जो मैंने आपके सामने रखी कि जो अलग अलग आर्गुमेंट्स है कि सिर्फ पॉलिटिकल और उसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड और पर्सनल लॉ, दोनों की हिस्ट्री मैंने आपके सामने रखी। अब दोनों के क्या आर्गुमेंट है, तो जो आर्गुमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में है वो कहते हैं कि ये दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, हाँ, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी ऑफ लॉज, इतने सारे अलग अलग कानून है, जजेस को मसला होता है, यूनिफॉर्मिटी आएंगी, कंसिस्टेंसी आएंगी, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन होगा रिफॉर्म में और सोशल हार्मोनी जो है वो पैदा होंगी। और इसके सपोर्ट में जो आर्टिकल रहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 14, 15, 21, 44, ये चारों से वो आर्गुमेंट लाते हैं। ठीक है, इसमें 14, 15 का मैं आगे थोड़ा क्लियर करूंगा। जो लोग उसके अगेंस्ट में है यूनिफॉर्म सिविल कोड में,
तो वो कहते हैं कि रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी के ये अगेंस्ट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लैक ऑफ कंसिस्टेंटनेस, प्रैक्टिकल चैलेंजेस, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25-26 है ये उसके अगेंस्ट जाता है। तो ये दोनों तरफ के मोटा मोटी आर्गुमेंट्स है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि यूसीसी अभी क्यों आया? यानी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेकर चलती है। आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी में हम देखें तो कास्ट सिस्टम को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, ठीक है, जैसा का वैसा उसको रखना चाहते हैं। तो इतना ज्यादा वो आइडियोलॉजी में डिस्क्रिमिनेशन है इंसानों को लेकर कि वो इंसानों को अलग अलग कास्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सीए एनआरसी में ये बात कही जा रही थी कि यानी मुसलमानों को के सिटीजन राइट पर ही क्वेश्चन पैदा कर दिया गया। हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है वहाँ क्लास वार है, यानी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी के पास हिंदुस्तान की पूरी फैसिलिटीज है, पूरी इकोनॉमी है, पूरी दौलत है। एक बहुत छोटी आबादी के बाद उसके बिलमुकाबिल एक ऐसी बड़ी आबादी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है। तो इतने बड़े बड़े मसाइल है, इतना डिस्क्रिमिनेशन है इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन छोड़कर सिर्फ मुस्लिम खवातीन के पर्सनल लॉ जो है उसको लेकर इतना इंटरेस्ट गवर्नमेंट क्यों बता रही है? तो ये समझने की बात है, ये टोटली एक पॉलिटिकल इश्यू है। असल में यह है कि अभी 2024 से पहले बीजेपी का प्योरली एजेंडा ये है कि नैरेटिव्स जो है, यानी जो कुछ डिबेट्स चलेंगे वो नैरेटिव्स बीजेपी सेट करना। यानी एक नैरेटिव वो है जो अपोजिशन सेट करना चाहती है। वो नैरेटिव्स क्या है कि गरीबी, बेरोजगारी, करप्शन, बढ़ती महंगाई और अलग अलग रियासतों में बढ़ते मसाइल, बढ़ते इश्यूज, ठीक है, मणिपुर जल रहा है, हर जगह जो है तो लोग परेशान है, किसान परेशान है। एक नैरेटिव ये है जिसपे कि डिस्कशन होना। एक नैरेटिव वो है जो बीजेपी चाह रही है कि जिसके ऊपर डिस्कशन होना, जो सोसाइटी को डिवाइड करने वाले इश्यूज है, जो पोलराइज करने वाले इश्यूज है। तो बीजेपी का एजेंडा, यानी अभी हम देखते हैं कि पूरी तरीके से बीजेपी घिरी हुई थी, उसके बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट आ गया और पूरा इंडिया जो है इस पर डिस्कस करने लगा। यानी आप देखिए कि पब्लिक फोरम में किसके नैरेटिव्स चल रहे हैं, कौन जो है पब्लिक फोरम में नैरेटिव सेट कर रहा है। इसका एक आइडियोलॉजिकल पार्ट भी है। यानी 3 इश्यू जो है वो हमेशा बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा रहे हैं। पहला है आर्टिकल 37, दूसरा 370, दूसरा है राम मंदिर और तीसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसमें आर्टिकल 370 और राम मंदिर, पहला तो ऑलरेडी अचीव हो गया है, दूसरा बहुत जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया है, और अब रह गया तीसरा इशू। तो जब बीजेपी अगले इलेक्शन में जाएंगे वोटर्स के पास, तो वो ये कह सकती है एटलीस्ट जो हिंदुत्व जो वोटर्स है कि हमने जो वादे तुमसे किए थे और ये उनके मैनिफेस्टो में भी रहे, तो हमने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से अपने वादे पूरे कर दिए हैं। अब इसमें मुसलमानों के लिए लेसन लर्न है। अभी यहाँ मैं सिर्फ उसका एक पार्ट बताऊंगा। तो जब भी हम लोग एजिटेशन करते हैं या कोई रैलियां धरने देते हैं तो उसका इम्पैक्ट देखना जरूरी होता है। यानी हर मौका जो है वो रैली और धरने करने का मौका नहीं होता है। अब देखिए कि इससे पहले जब तुर्की में खिलाफत खत्म हो रही थी और हिंदुस्तान में उसके लिए एजिटेशन किए जा रहे थे और गांधी जी ने मुसलमानों को बड़ा उसके लिए सपोर्ट किया था, पूरे हिंदुस्तान भर में खिलाफत मूवमेंट जो है चली, रैलियां धरने हुई। उसका जो काउंटर प्रोडक्ट है, जो उसका काउंटर प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, उसका जो रिएक्शन आया वो क्या आया? उसके रिएक्शन जो हिंदू सोसाइटी में आया, उसके बाद हिंदुस्तान में कई जगह फसादात हुए, दंगे हुए, दोनों तरफ के लोग मारे गए। लेकिन ये नैरेटिव बना कि गांधी जी ने कांग्रेस का पैसा, यानी कांग्रेस उस वक्त हिंदुओं की पार्टी थी, मेजोरिटी ऑफ हिंदूज की, गांधी जी ने हिंदुओं का पैसा मुसलमानों को दिया, मुसलमान उस पैसे से पावरफुल हो गए, एम्पावर हो गए, और उसके बाद उन्होंने हिंदुओं पर जो है वो अटैक शुरू कर दिए। और उसी के रिएक्शन में 1925 में आरएसएस जो है वो बनी थी। यानी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो आरएसएस के बनने का है उसकी हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि वो खिलाफत मूवमेंट के बाद होने वाले फसादात थे। सेकंड हम देखते हैं कि शाहबानो केस, यानी जो केस था उसकी नोयत क्या थी, लेकिन जिस तरह वो आया और उसके बाद जो उसका काउंटर रिएक्शन हुआ उस इशू को लेकर जो है, तो आज बीजेपी जो है वो पावर में आ गई। यानी बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स जो रही पिछले 30-40 साल की, अगर राम मंदिर मूवमेंट नहीं होता तो इस बात के बहुत कम इम्कान थे कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन सकती थी या सोसाइटी के अंदर उसको इतना ज्यादा वोट उसको मिल पाते थे। वो आज भी एक 100 सीट वाली, 120 सीट वाली पार्टी रह सकती थी। तो ये बात तो पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटी के बाद कही जा सकती है, यकीन के साथ कही जा सकती है। तीसरा हमारा ट्रिपल तलाक का एजिटेशन जो था, जो 2019 में हुआ, लाखों की तादाद में हमारी बहनें, हमारी माएँ सड़कों पर निकली, लेकिन उसका भी रिजल्ट हमने देखा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजिटेशन नहीं करना चाहिए या सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए, धरने नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वी मस्ट प्लान एक्शन बेस्ड ऑन सिचुएशन, ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन इमोशंस।
तो हमारे हालात क्या है, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, मुल्क की सिचुएशन क्या है, और इसके बाद इसके क्या रिपरकेशंस आने वाले हैं, क्या इसके नताइज आने वाले हैं। यानी हर वक्त जो है, हर समय या कोई भी टाइम जो है वो प्रोटेस्ट का टाइम नहीं रहता। यानी कभी कभी जो है तो दूसरे पॉलिटिकल वेज भी हमको अपनाना पड़ते हैं। अभी इसमें हम क्या करें? तो पहला तो है पॉलिटिकल लेवल पर, यानी जो भी कानून पास होना है वो तो प्योरली पार्लियामेंट में पास होना है। तो हम जो 25-26 का या 25 से 28 तक का जो रेफरेंस दे रहे हैं कि मजहब की आजादी है, तो वो जो 14-15 मैंने बताया था उसके अंडर में वो नहीं चलने वाला है वो आर्गूमेंट। क्योंकि ये साफ तौर से 14-15 में ये कहा गया कि अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता तो उस सूरत में ये 25-26 मजहबी आजादी ये कंसिडर नहीं की जाएंगी। ठीक है, और अगर वो नहीं भी रहा, वो आर्गुमेंट अगर हमारा सही भी रहा, तो उसके बावजूद भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिसके पास मेजोरिटी होती है, कानून उसी के एतबार से बनते हैं, वहां कोई लॉजिक और रीजनिंग नहीं चलती है, प्योरली नंबर्स चलते हैं। तो पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो पॉलिटिकली सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि पिछले 70 साल में हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारी अपनी नहीं है कि जिसका कोई इन्फ्लुएंस जो है वो सेंटर में हो या स्टेट में हो, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डीलिंग करके वो हमारे लिए कुछ चीजें बाय इन कर सके, कुछ चीजें खरीद सके। तो ये एक बड़ा खला है हमारे पास, एक बड़ा मसला हमारे पास जो है वो पैदा हो गया है। तो इस लेवल पर यानी हम सिर्फ ये सोच सकते हैं कि कम से कम फ्यूचर में जो इश्यूज आएंगे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा यह है कि मुस्लिम समाज की सतह पर तो मुसलमानों में हम इसको लेकर अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इशू क्या है, इसके रिपरकेशंस क्या है, और इससे पैदा होने वाले मसाइल क्या है, और उससे कैसे बाहर निकला जाए। तीसरा यह है इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी जो है तो बहुत सारे कंपोनेंट्स को लेकर बनी हुई है। यानी यहाँ सिर्फ राइट विंग नहीं है, यहाँ लेफ्टिस्ट भी है, यहाँ अम्बेडकराइट्स भी है, यहाँ सोशलिस्ट भी है, यहाँ लिबरल भी है, यहाँ एथिस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानता है कि मुसलमानों के जो कानून है वो औरतों को कोई ज्यादा हुकूक नहीं देते, और उनको लगता है कि डिस्क्रिमिनेटरी है या ये थोड़े ब्रूचुअल है और इनको अपडेट करने की जरूरत है। तो हमको इंटेलेक्चुअल लेवल पर उनको ये बताने की जरूरत है कि इस्लाम औरत को जो राइट्स देता है वो किस कंटेक्स्ट में देता है, और वो जो मॉडर्न लॉज जो बताए जा रहे हैं या जो लिबरल लॉज बताए जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में कैसे ज्यादा बेहतर है और कैसे ज्यादा सुरक्षित जो है और कैसे औरत के लिए बेनिफिशियल है। तो ये हमको उसको बताने की जरूरत है। क्या मुसलमानों में रिफॉर्म होना चाहिए? तो ये बात तो पहली बात है कि रिफॉर्म्स की तो जरूरत है, लेकिन कैसे रिफॉर्म की जरूरत है? यानी अभी जो कुछ रिफॉर्म्स बताए जा रहे हैं ये मॉडर्न सोसाइटी में, तो ये वेस्ट की जो लिबरलिज्म है उसको कंसिडर करके, यानी लिबरलिज्म में ये है कि यानी जो मॉडर्न जो रूल्स है उसकी बेस लिबरलिज्म है, और उसमें यह है कि जो भी इंडिविजुअल है वो एक आजाद है और वो जो चाहे वो करे। लेकिन जो इस्लामिक सिस्टम है उसमें रूल ये है कि उबूदियत उसकी बुनियाद है, यानी सबमिशन। तो अब चूंकि ये बेस बिल्कुल अलग है तो इससे बनने वाली सारी जो चीजें हैं वो अलग है। यानी जब बेस डिफरेंट हो गया तो सारी चीजें जो है अलग हो जाएंगी। यानी अगर आप ये सारे इश्यूज देखेंगे, मैरिज, सेपरेशन, विदाउट डाइवोर्स, डिवोर्स, मेंटेनेंस, गार्डियनशिप, एडॉप्शन, सक्सेशन, तो मॉडर्न जितने कानून हैं ये सबके सब इस्लामिक कानून से टकराते हैं। इसमें एक भी ऐसा नहीं है कि जो साथ साथ या पैरेलल चल सकते हैं। यानी अब इसमें बेसिक रीजन ये है कि मुसलमानों में मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके नतीजे में सारी चीजें तय पाती है। दूसरे रिलीजन में क्या है, मैरिज एक संस्कार है। ठीक है, अभी संस्कार है तो उसमें तलाक नहीं हो सकती। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, मामला खत्म हुआ। तो हर एक चीज इसी तरह से डिफाइन की गई। तो अब मुसलमानों में जो रिफॉर्म की जरूरत है वो वेस्ट की में जैसे रिफॉर्म्स पे वैसे नहीं किए जा सकते, या हिंदू सोसाइटी में जो रिफॉर्म हुए वो रिफॉर्म एज इट इज अप्लाई नहीं किए जा सकते। मुसलमानों में जो कुछ रिफॉर्म होंगे वो उनके अपने रिलीजन के एतबार से होंगे, और जितना वो अपने ट्रू रिलीजन की तरफ जाएंगे तो उतने उनके प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। यानी जो कुछ मुसलमानों के यहाँ प्रॉब्लम है फैमिली लॉस को लेकर, तो वो इस्लाम की दिए हुए नहीं है, बल्कि वो मुसलमानों के अपने पैदा किए हुए प्रॉब्लम है। जज़ाकल्लाह।